उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के सबसे महत्वपूर्ण जनपदों में से एक है प्राचीन प्रयागराज। प्रयागराज मंडल के चारों जनपदों कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और प्रयागराज का प्रशासनिक नेतृत्व कर रहे हैं मंडलायुक्त वरिष्ठ आईएएस संजय गोयल। मंडल आयुक्त बनने के पहले प्रबंध निदेशक के रूप में पहले पावर कॉरपोरेशन यानी बिजली विभाग और राहत आयुक्त के रूप में कोरोना संक्रमण के दौरान लाखों प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता और रोजगार से जोड़ने में अहम भूमिका निभा चुके हैं आईएएस संजय गोयल। द इंडियन ओपिनियन के खास कार्यक्रम लोक सेवक में देखिए कमिश्नर प्रयागराज संजय गोयल का रोचक इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ फिर एक खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में सीनियर आईएएस संजय गोयल साहब, जो इस समय प्रयागराज में मंडलायुक्त के रूप में प्रयागराज मंडल के विकास और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम कर रहे हैं। संजय गोयल साहब 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और हम इनसे बात करेंगे और ख़ुद ही ये अपने छात्र जीवन के बारे में भी बताएंगे, साथ ही साथ सरकार में जो प्रायोरिटीज़ हैं सरकार की, उनको किस तरह से प्रयागराज मंडल में आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्व में जिन पदों पे आप रहे वहाँ किस तरह की भूमिका रही और किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोयल साहब। गोयल साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद आपका छात्र जीवन, कंपटीशन में जब आप सिविल की तैयारी के लिए आप आगे बढ़े, तो वो जो यात्रा रही आपकी, हम चाहेंगे कि ख़ास तौर पे हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नौजवान दर्शक हमारे होते हैं, वो उन बातों से प्रेरित होते हैं, तो वो बात आप बताएं जिससे कि जो यूथ है वो एक प्रेरणा ले सकें। जी देखिए, मैं मूल निवासी, हमारा लखीमपुर खीरी जनपद है मेरा और मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है बाकेगंज करके, मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ और मेरी इनिशियल पढ़ाई वहीं पे ही हुई है। गोला गोकरणनाथ करके एक जगह है, टाउन है, करीब 10-12 किलोमीटर दूर है बाकेगंज से। वहाँ से हमने इनिशियल पढ़ाई करी है, 10वीं तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। और चूँकि वहाँ पे उसके बाद एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि हम आगे और अच्छा पढ़ने की एक मौका मिला था मुझे, तो उसके बाद मैं पिलानी गया हूँ। पिलानी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने LLB करी है। इनिशियली जैसे छोटी जगह है तो संसाधनों की कमी थी, आवागमन की भी कमी थी, तो जो इनिशियल पढ़ाई रही है वह थोड़ी सी टफ़ रही। साइकिल से भी गए, रिक्शे से भी गए स्कूल, तांगे से भी गए, तो यह रहा है। गोला कस्बा जो है वो एक धार्मिक स्थल के रूप में भी उसकी पहचान है। भगवान शिव का एक केंद्र है, वहाँ उनकी आराधना के लिए लोग बहुत जाते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने कि लखीमपुर ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ से आप निकले, आपने पढ़ाई की और आपने एक निर्णय लिया ऑल इंडिया सर्विसेज में जाने का। तो जब ये डिसीजन हुआ आपका कि आपको सिविल में जाना है, ये निर्णय किस तरह से हुआ और इसकी तैयारी में आप कैसे आगे बढ़े? ये कहीं ना कहीं दिल में तो ये था कि प्रशासनिक सेवा में आना है। और बचपन में हमने देखा जिलाधिकारी को, डीएम को, कुछ प्रोग्राम्स में आए हैं, स्कूल के प्रोग्राम में भी मुख्य अतिथि बन के आए, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये आया कि इस प्रशासनिक सेवा में करना चाहिए। उसमें जो हमारी भावनाएं हैं या हमारी सेवा के करने के जो मुझे लगा कि समाज को कुछ दे सकते हैं, तो मैं अभी भी बड़ा आश्वस्त हूँ कि जो हम सर्विस जिसमें हैं वह एक बहुत अच्छा एक हमें मौका देती है ये सब जो आपके मन में है वो कार्य करने का। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देश सेवा अगर आप करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया सर्विसेज एक बेहतर मंच है जहाँ पर आके आप अपने व्यक्तित्व का सदुपयोग कर सकते हैं राष्ट्र के हित में, समाज को आगे बढ़ाने में। इस सर्विस में आपका चयन, जैसे कि आपने बताया कि 2004 में आप इस सेवा में आए। इस सेवा में आने के बाद शुरुआती रूप में किन क्षेत्रों में आपको काम करने का अवसर मिला? देखिए, मेरा मूल काडर आसाम मेघालय है और 2004 में चयन होने के पश्चात और जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसके पश्चात मुख्यतः मुझे मेघालय में कार्य करने का अवसर मिला, जो कि वहाँ के जो मुख्य सचिव महोदय हैं दोनों राज्यों के, वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा अधिकारी कहाँ पे जाएगा। तो मेघालय में मैंने तकरीबन 13 साल के आसपास काम किया और उसमें लगभग हर पार्ट मेघालय मुख्यतः गारो, खासी और जंतिया, 3 मुख्य जनजातियाँ वहाँ पे हैं और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि उन तीनों जो मुख्य क्षेत्र हैं उसमें जिलाधिकारी के रूप में भी मुझे कार्य करने का मौका मिला
तुरा, जहाँ पे लेट श्री पी एस संगमा जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें मुझे कार्य करने को मौका मिला। बाद में मैं शिलांग में भी डीएम में रहा करीब 3 साल के आसपास। तो एक अलग बैकग्राउंड है, एक अलग सेटिंग है वहाँ पे, जो हम यहाँ पे जो यूपी में आके मैंने देखा है उससे काफ़ी अलग है। और जो हमारे वैल्यूज़ हैं या सिस्टम्स हैं, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वह अलग है। और जो वहाँ पे चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस जो मुझे समझ में आया वह है कि उस क्षेत्र को कैसे हम और बेहतर तरीके से जो हमारी मेन स्ट्रीम है, जो हमारा मेनलैंड है, उससे जोड़ पाएँ। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो कैरियर होता है, जो काम करने के अवसर होते हैं, उनमें बड़ी विभिन्नताएं होती हैं और पूरे भारत को जानने समझने का मौका मिलता है। और आपको ये मौका काफ़ी अच्छा मिला। आप उत्तर पूर्व के राज्यों में आपने काम किया और वहाँ कई जनपदों में आपने सर्व किया एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तमाम पदों पे। और फिर उत्तर प्रदेश में जो आपका मूल प्रदेश है, जहाँ के आप निवासी हैं, वहाँ भी अब आप डेपुटेशन पे आपको गवर्नमेंट ने यहाँ भेजा है। उत्तर प्रदेश में आप कब आए और अपने प्रदेश की सेवा करने का जो अवसर है, किस तरह की अनुभूति हुई जब ये पता चला कि अब वापस यूपी में कुछ सालों के लिए कम से कम अवसर मिला है यूपी की सेवा करने का? जी, 2017 सितंबर में मैं यहाँ पे प्रतिनियुक्ति पे आया था। और धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का और मेघालय सरकार का कि उन्होंने मेरे को इस अवसर का ये अवसर दिया मुझे। और रूल्स में अलाउड है कि आप कुछ समय के लिए अन्य राज्य में प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए चुना क्योंकि मेरा एक अपना प्रदेश है जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूपी गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने मुझे इस सेवा करने का अवसर दिया। और यहाँ पे आने के पश्चात मैं कुछ समय तक मैंने वित्त विभाग में काम किया एज ए विशेष सचिव। और उसके पश्चात जो यहाँ प्रयागराज आने से पहले जो मेरे जगहों पे जो मैंने काम किया वह था पावर डिपार्टमेंट में मैं रहा। और उसके पश्चात राहत आयुक्त के पद पे मैं रहा हूँ। अच्छा, जब आप पावर डिपार्टमेंट में रहे और वहाँ पे मध्यांचल में प्रबंध निदेशक के रूप में आपने सेवाएं दी, तो वो दौर था जब सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार ने एक वादा किया था कि हम शहरों में 24 घंटे बिजली देंगे और गाँव में भी कम से कम 18 से 20 घंटे बिजली देंगे। और कई दशकों से उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई हुई थी और शहरों में लोग घरों में 2-2 इन्वर्टर लगा के रखते थे, क्योंकि एक इन्वर्टर बोल जाता था, लाइट इतनी ज़्यादा, कटौती इतनी ज़्यादा होती थी कि एक इन्वर्टर से सर्वाइव नहीं कर पाती थी सामान्य फैमिलीज़। और गांव में तो लोग बिल्कुल वहाँ पर सिंचाई के लिए डीजल का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था और वहाँ लोग बिजली की अपेक्षा ही लोगों ने करना कम कर दिया था। ट्रांसफार्मर ख़राब होते थे तो महीनों नहीं बदले जाते थे। एक आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में देखने को मिला और गांव में बिजली की सप्लाई, शहरों में तो 24 घंटे बिजली मिलने लगी। हफ्ते 10 दिन में कभी कटौती किसी फॉल्ट पे होने लगी। मतलब एक व्यवस्था में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला और जनता ने इसका एहसास भी किया, इस परिवर्तन को अनुभव किया उन्होंने। तो इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी रही, कितना कठिन परिश्रम पूरी टीम को करना पड़ा? जी, हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहा है बिजली की आपूर्ति और समय से आपूर्ति और निर्बाध आपूर्ति। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हमें प्राप्त रहे कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनमें बिजली की, जैसे आपने बताया कि व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उसके प्रति हमें संवेदनशील रहें हम। और बिजली की उपलब्धता थी। जो चैलेंज हमारे पास संभवतः जो मुझे देखने को मिला वह यह था कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वह स्ट्रांग बने, वह सशक्त बने, ताकि हम जो बिजली की हमें जो आपूर्ति करनी है उसको हम कर पाएँ। और बहुत हद तक जो हमारे नीचे अधिकारी हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हैं, चाहे वो लाइनमैन हैं, चाहे वो एसडीओ हैं या एक्सीएन हैं, उनको हम सेंसिटाइज़ करें कि जो शिकायतें मिल रही हैं या जहाँ पे फॉल्ट्स हो रहे हैं उसको हम त्वरित गति से उसको हैंडल करें। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के संबंध में बहुत कार्य किया गया और पूरे प्रदेश में कार्य हुआ, मध्यांचल में भी हुआ कि जो हमारे सब स्टेशंस हैं जिनको हम उपकेंद्र बोलते हैं उनको हम अपग्रेड करें। चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर्स थे, बहुत सब स्टेशंस पे हमने पावर ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया क्योंकि बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है।
आपको याद होगा तो पिछले 3-4 सालों में रिकॉर्ड डिमांड गई है प्रदेश में, जिसमें कि बिजली की आपूर्ति हम करने में सफल रहे। तो उसके पीछे एक मुख्य कारण रहा कि जो हमारे उपकेंद्र हैं, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आखिरी बिंदु है, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर्स पे जाके उसको एलटी पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिजली को। तो एक तो उपकेंद्र, उस पर हमने ध्यान दिया कि उनके जो पावर ट्रांसफार्मर्स हैं या उनके जो हमारे जो पैनल्स हैं उनको हम अपग्रेड करें। और उसके पश्चात एक बहुत वृहद पैमाने पे कार्य किया गया है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी हम क्षमता वृद्धि करें, क्योंकि वहीं पे जाके एक समस्या रहती थी कि बिजली की आपूर्ति ट्रांसफार्मर्स अक्सर फूकने के कारण बाधित रहती थी। तो वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर्स 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले लगाए गए, उसमें संभवतः उस समय कनेक्शंस कम थे या लोड की जो डिमांड नहीं थी। बट चूँकि अब बहुत से गैजेट्स आ गए हैं, चाहे टीवी, फ्रिज तो नॉर्मल हो गया है, प्रत्येक लगभग हर घर में है। ग्रामीण क्षेत्रों में एयर कंडीशनर्स की बहुत संख्या बढ़ी है। तो उसको देखते हुए नए लोड का असेसमेंट करना और क्षमता वृद्धि करना एक मुख्य हमारा कार्य रहा। और मुझे लगता है कि उस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुआ, मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के, हमारे जो सीनियर अधिकारी रहे उनके, और कहीं ना कहीं वह एक मेन कारण रहा कि हम इसको ये जो आपूर्ति थी उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कि धीरे धीरे गांव की भी जीवन शैली बदली है। इधर जब से गांव वालों को भी अच्छी बिजली मिल रही है तो एक तो पलायन भी रुका है, क्योंकि अच्छी जीवन शैली न होने की वजह से जो भी परिवार थोड़ा संपन्न होते थे वो शहरों में रहना चाहते थे कि वहाँ कम से कम बिजली मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, उनके घरों में पंखे चलेंगे, एसी फ्रिज चलेंगे। अब गांव की भी जीवन शैली बदल रही है, वहाँ पर आधुनिक उपकरण घरों में लोगों के आ रहे हैं क्योंकि बिजली मिल रही है। ये एक मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जिस दौरान मैं मध्यांचल में रहा, उस दौरान भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसको हमने सौभाग्य का नाम दिया था, वह उस समय लागू थी। वहाँ पे बेसिकली ये था कि हमें प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को संतृप्त करना है। मध्यांचल जैसा आपको पता है, अगर हम देवी पाटन मंडल ले लें या कुछ हद तक फैज़ाबाद मंडल ले लें, वो क्षेत्र कुछ ऐसे थे जहाँ पे पूर्व में बहुत कार्य नहीं हुए थे विद्युतीकरण को लेके। तो कई मजरे, कई गांव ऐसे भी थे जिसमें एक भी कनेक्शन नहीं था। तो वह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जब यह कार्य हम लगभग समाप्ति की तरफ थे तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जितने कनेक्शंस लगभग हमने आज़ादी से लेके उस समय तक दिए थे, 2018 तक लगभग उतने ही कनेक्शन, उससे थोड़े कम हमने 1.5 साल में दिए। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मटेरियल की आपूर्ति, जो हमने हमारी कार्यदायी संस्थाएं थे उनसे काम करवाना, और साथ में साथ यह भी देखना कि गुणवत्ता परक कार्य हो। तो यह एक बहुत वृहद कार्य था और मुझे खुशी है यह कि उस कार्य का उसके क्रियान्वयन में मैं एक हिस्सा बना। और आज के समय में काफ़ी हद तक जो हमारे गांव हैं, जो अगर मैं मध्यांचल की बात करूं या फिर अगर पूरे यूपी की बात करें, तो काफ़ी क्षेत्रों में जो पहले अभी तक अनसर्व्ड जिनको बोलते हैं, यहाँ तक कोई भी बिजली नहीं पहुंची थी, वहाँ तक हम बिजली पहुंचाने में सफल रहे। निश्चित तौर पे ये एक बड़ी उपलब्धि रही हमारे सिस्टम की, हमारे प्रदेश की। जैसा कि आपने बताया कि देश की स्वतंत्रता के बाद 7 दशकों के बाद भी जिन गाँवों में बिजली बिल्कुल नहीं, जहाँ खंभे नहीं थे, जहाँ लाइनें नहीं थीं, वहाँ पर बिजली पहुँची। और नंबर ऑफ़ कनेक्शंस के मामले में भी एक बड़ी उपलब्धि रही। और सबसे बड़ी बात कि आपने कंजप्शन बढ़ाया, नंबर ऑफ़ कनेक्शंस बढ़ाए, उसके बाद भी सप्लाई दे पा रहे हैं। वो जो सप्लाई कई गुना अधिक जो डिमांड हुई, उस डिमांड को भी सर्व कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा विषय है। संजय जी, जब उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना की महामारी ने आक्रमण किया, बिल्कुल अचानक एक आक्रमण हुआ, और पिछले साल हमें याद है कि मार्च से ही लॉकडाउन पूरे देश में लगाना पड़ा, क्योंकि बहुत तेज़ी से संक्रमण बढ़ने की आशंका थी। उसके बाद एक त्रासदी भी झेलनी पड़ी। बड़ी संख्या में वो लोग जो प्रतिदिन कमा के खाते थे, जब लॉकडाउन हो गया तो तमाम काम धंधे बंद हो गए। उसके अलावा प्रवासी मज़दूर, जो उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में भारत के दूसरे प्रांतों में रहते हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, वहाँ से वो लोग वापस अपने घरों को आए। तो एक बड़ा विषय था कि कोई भूख से ना मरे, किसी को भोजन के लिए तरसना ना पड़े।
और वो कहीं ना कहीं की एक जो मिनिमम ह्यूमन डिग्निटी होती है उसको मेंटेन करना, तो वो एक जिम्मेदारी सरकार ने उठाई। और आप उस समय आपको राहत आयुक्त के पद पर आपको दायित्व दिया गया। तो बतौर राहत आयुक्त क्या चुनौती थी वहाँ पर आपके सामने, और किस तरह से आपकी पूरी टीम ने सरकार के साथ मिलकर आप सब लोगों ने उस चुनौती का सामना किया? जी बिल्कुल, देखिए मैं फिर से बोलूँगा, एज एन ऑफिसर संभवतः मैं शायद लकी रहा कि मुझे इस पद पे कार्य करने का मौका मिला, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ में भरोसा देखा और मुझ पे भरोसा किया। जब ज्वाइन किया था हमने, उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद ही यह प्रक्रिया जो देखने में आया कि केसेस बढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली ये रहा कि अप्रैल तक आते आते काफ़ी केसेस आना शुरू हो गए थे प्रदेश में भी। और एक जो उसका दूसरा पहलू था जो कि संभवतः अनएक्सपेक्टेड था, वह यह था कि चूँकि लॉकडाउन की स्थिति में, जैसा आपने बताया कि अन्य प्रदेशों से लोगों ने आना शुरू किया, तो वह आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ पाएंगे। संभवतः कारण यह रहा कि जिन राज्यों में लॉकडाउन हुआ वहाँ पे उनको उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाई जिस प्रकार की मिलनी चाहिए थी, चाहे वो रोज़गार से संबंधित हो और चाहे वो खान पान या भरण पोषण से संबंधित हो। सरकार ने उसके लिए प्रदेश भर के जितने भी प्रदेश हैं देश में, उनके लिए नोडल अधिकारी यहाँ पे नामित किए। मुझे भी नामित किया गया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, कि वहाँ से जो भी हमारे प्रवासी आना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। कई प्रकार के कार्य पैरेलली किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व विभाग को और राहत आयुक्त कार्यालय को नोडल बनाया इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, एज़ फार एज़ माइग्रेशन से संबंधित जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स थे या जितने भी हमारे प्रवासी लोग थे, उनका आना, उनको उस वक्त जो कोरोना प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से उनको ठहराना 15 दिन के लिए किसी ट्रांजिट कैंप में या हमारे जो शेल्टर होम्स थे उसमें, और तत्पश्चात उनको सुरक्षित उनके घर भेजना, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस दौरान लगभग 37 से 38 लाख लोग वापस आए, तो उनको मैनेज करना राइट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट, जहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग हो रही थी, उनको शेल्टर होम्स में रखा गया, उनके खान पान का देखा गया, और जाते वक्त उनको राशन किट के साथ उनको अपने घर सुरक्षित पहुंचाना। बहुत विभागों ने इसमें कोऑर्डिनेट किया, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ राजस्व विभाग से और राहत आयुक्त कार्यालय से जितने भी शेल्टर होम्स थे उनकी मॉनिटरिंग, जितने भी हमारे कम्युनिटी किचन्स चल रहे थे, जितने भी हम और भी इंटरवेंशन जो भी कर रहे थे मेडिकली या जो भी, उनका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन या ओवरऑल जो हमें समन्वय बैठाना था, उसमें राहत आयुक्त कार्यालय ने भूमिका निभाई थी। निश्चित तौर पे उस दौर में बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, और साथ ही साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिला, न सिर्फ सरकारी तंत्र के लिए बल्कि समाज ने भी बहुत कुछ सीखा। सभी ने सीखा कि ऐसी आपदाओं से कैसे निपटें, कैसे उनका सामना करें। अब आप प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त हैं, और प्रयागराज एक उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का, पूरे विश्व का एक ऐतिहासिक क्षेत्र माना जाता है, और प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रयागराज की एक बहुत बड़ी भूमिका है, इतिहास में बड़ी भूमिका है, भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका है। शिक्षा अध्यात्म की नगरी भी प्रयागराज कहते हैं। ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो भी यहीं पर है। तो अब प्रयागराज को किस रूप में देखते हैं, और सरकार ने फिर एक बार, मुझे लगता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी क्षमताओं को, आपकी कार्यकुशलता को बेहतर मानते हुए ही इस महत्वपूर्ण मंडल का दायित्व आपको सौंपा है, क्योंकि लखनऊ के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंडल माना जाता है उत्तर प्रदेश में। देखिए, प्रयागराज की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर है, एक हिस्ट्री है, और जैसा कि आपने बताया कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो जो हमारा जो प्राथमिकता है वह यह है कि इस धरोहर को और आगे बढ़ाया जाए, संजोया जाए, और कैसे उसको और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उसके लिए हम बेहतर तरीके से उसको मेंटेन कर सकें। कुंभ और संगम एक अभिन्न अंग है, प्रयागराज की पहचान उससे है। तो उस क्षेत्र में काफ़ी कार्य हुए हैं, और उन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना है। काफ़ी लेवल पे डिस्कशन हो रहा है इस पर,
और जो आने वाला कुंभ है, महाकुंभ है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो महायोजना एक तैयार होनी है वो तैयार की जा रही है। यहाँ के अगर हम प्रयागराज शहर की बात करें तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी कार्य इसमें हुआ है पिछले 2-2.5 वर्षों में, चाहे वो रोड्स के चौड़ीकरण का हो या और अन्य ऐसी सुविधाएं जो आने वाले समय में लोगों को और ईज़ ऑफ लिविंग के हिसाब से उनको और सहूलियत देंगी, उस पे कार्य हो रहा है। कुछ धरोहरें ऐसी हैं जिनको कंजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं स्वयं गया हूँ, चाहे यहाँ पर हमारा म्यूज़ियम हो या लाइब्रेरी हो, उसमें कुछ एक इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं प्रयागराज सिटी से, स्मार्ट सिटी से, ताकि जो हमारी धरोहर है उसको सजाया जा सके, जो बिल्डिंग्स हैं हमारी उनको कंजर्व किया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक में एक मैसेज भेजें, वो हम देख रहे हैं और उस पर प्लानिंग चल रही है और मुझे आशा है कि आने वाले समय हम और इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। कमिश्नर साहब, प्रयागराज की एक विशेषता ये रही है कि ये युवाओं का शहर माना जाता है, छात्रों का शहर भी माना जाता है, और न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से बल्कि देश के बड़े हिस्से से और विदेश से भी लोग प्रयागराज में शिक्षा ग्रहण करने के लिए पुराने समय से ही आते रहे हैं। और यहाँ पर एक इंटरनेशनल हॉस्टल भी है जहाँ दूसरे देशों के छात्रों के लिए ख़ास तौर पर है। वो छात्रों और युवाओं की जो ज़रूरतें हैं, उन्हें आगे बढ़ना है, प्रयागराज में आके वो चाहते हैं कि यहाँ अध्ययन करके वो अपने कैरियर को एक बेहतर दिशा दे सकें। पिछले कई दशकों में प्रयागराज की जो चुनौतियां हैं, उनमें एक बड़ी चुनौती ये भी सामने आई है कि युवाओं और छात्रों को वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, स्टूडेंट्स को वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है, किसी भी दिशा में हम बात करें, कि वो यहाँ पर रह के कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हॉस्टल्स बहुत सीमित हैं यहाँ पर, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, हालांकि उनकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, युवाओं की संख्या बढ़ रही है, तो उनकी जो शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, जो एकेडमिक नीड्स हैं उनको आप किस रूप में देख रहे हैं और आपने क्या अनुभव किया है, क्या आवश्यकताएँ हैं और उनकी किस तरह से पूर्ति की जाएगी? जी, दो पहलू हैं इसके। पहला पहलू जो आप वो छात्र हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इन सब के बारे में अगर हम बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चालू है अभी, अभ्युदय योजना। उसमें मंडल लेवल पे कमिश्नर उसको दायित्व दिया गया है कि उसको हम देखें। प्रयागराज सिटी में भी यह हमने चालू किया है GIC में। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हमें ऑफलाइन जो हमारे क्लासरूम मॉडल था उसको थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ा, बट ऑनलाइन मॉडल अभी चालू है। लगभग 4000 से ज़्यादा छात्र ने इसमें एनरोल किया था और जो हमारा कंटेंट है वह काफ़ी अच्छा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है और लगातार उस पर कार्य भी चल रहा है कि हम कैसे उसको अपग्रेड करें। तो एक तो वह पहलू है जहाँ पे मुझे लगता है कि जो हमारे ऐसे छात्र हैं जो महंगी कोचिंग या महंगी कोचिंग सेंटर्स फीस की वजह से उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि इस योजना में रजिस्टर करें, हमारे साथ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। मेरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर महोदया हैं उनसे काफ़ी चर्चा हुई है। कुछ उनके भी प्लानिंग में है कि कैसे जो कोर्स हैं, जो हमारे कोर्सेज़ हैं, उनको हम और रेलेवेंट बनाएं। तो संभवतः कुछ समय बाद इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जहाँ तक और सुविधाओं की बात है, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी इसमें कुछ चिंतन मनन कर रही है और मुझे लगता है कि शायद कुछ इसमें और अच्छा परिणाम निकल के आए आगे। प्रयागराज से जुड़ा हुआ एक नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है और पुराने समय से ही उसकी बड़ी ख्याति रही है। वहाँ पर बहुत सी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर थीं और बड़े उद्योग थे वहाँ पर, और लाखों लोगों को रोज़गार भी वहाँ से मिलता था। पिछले कुछ दशकों में वहाँ पे तमाम उद्योग विभिन्न कारणों से बंद हो गए हैं, और जबकि प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है और इन्वेस्टर समिट भी कराया सरकार ने, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी कराई और पूरे देश के उद्योगपतियों को बुलाया। तो प्रयागराज में, प्रयागराज जनपद में और प्रयागराज मंडल में औद्योगिक गतिविधियों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, जिससे न सिर्फ वो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें बल्कि स्थानीय स्तर पर भी एक रोज़गार का सृजन हो सके। और जैसा कि आपने स्वयं अनुभव किया है कि हमारे लाखों लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी मार्केट है, कंजप्शन पावर है, एक एक जनपद में बड़ी जनसंख्या है जो स्वयं में एक बड़ा बाज़ार है।
तो यदि हम अपने यहाँ पर जो अपनी मार्केट में अपने ही लोकल प्रोडक्ट्स, अपनी लोकल अपने एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करें, तो जो बाज़ार तो हमारे पास पहले से ही है, तो ये जो गैप है इसको कैसे दूर करेंगे, और नैनी को लेकर क्या नीति है, नैनी इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर, और आसपास के जो आपके जनपद हैं मंडल के, वहाँ पर भी किस तरह से आप इसको गति दे रहे हैं? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। जब लास्ट ईयर जब प्रवासी भारतीय हमारे जो मजदूर भाई या अन्य लोग जो लौटे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में राहत आयुक्त कार्यालय ने उनकी स्किल मैपिंग भी करवाई थी, और लगभग उसका सारा डेटा हमने विभिन्न विभागों से शेयर किया। मेन विभाग उसमें एमएसएमई और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट रहा था, और जो अभी लेटेस्ट आंकड़ों जो मुझे जानकारी है कि लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों को उसमें रोज़गार पूरे प्रदेश में मिला था। तो उसमें इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट या इंडस्ट्रियलिस्ट या हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनकी एक अच्छी भूमिका रही थी। वर्तमान में जो नीति हैं सरकार की, वह काफ़ी अच्छी हैं, प्रोत्साहित करने वाली हैं, काफ़ी उसमें छूट हैं, सुविधाएं हैं, और मैं आशा करता हूं कि जितने हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में जो भाई लोग हैं जिनको आगे बढ़ के इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी है, तो वो इसका लाभ उठाएंगे। और बहुत सी प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। जैसे मैं राजस्व विभाग में रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि हमने करीब 3 से 4 अमेंडमेंट्स लगातार किए राजस्व संहिता में, और उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम ईज़ ऑफ बिज़नेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और ईज़ ऑफ लिविंग के हिसाब से हम आगे बढ़ें। और काफ़ी उसमें जो ज़मीन से संबंधित जो प्रकरण रहते थे, उसमें सरलता लाई गई है। ऐसे ही अन्य विभागों ने भी किया है, और आपको ज्ञात होगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में काफ़ी अच्छी छलांग लगाई थी यूपी ने लास्ट ईयर, और अच्छे पायदान पे रहा था। तो ये सब अगर आप टोटालिटी में देखेंगे तो ये एक अच्छा परिवेश बन रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर हम नैनी की बात करें तो यहाँ पे आने के पश्चात मेरी 3 बैठकें हो चुकी हैं, जहाँ पे जितने भी नैनी भी इंडस्ट्रियल एरिया के और जो हमारे अन्य जनपदों में भी जो हमारे छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनके, और जो हमारे अग्रणी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मेरी उद्योग बंधु की बैठक हुई है। उसमें चर्चाएं होती हैं, जो जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कस किया जाता है। एक फैसिलिटेशन काउंसिल भी सेटअप किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें अगर कोई वाद विवाद हो रहा है किसी भी प्रकार का, 2 उद्योगपतियों में या उनके पेमेंट्स को लेके कोई समस्या है, उसको भी वो काउंसिल केस बाय केस टेकअप कर रही है, और उनको एज ए कोर्ट हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो अपना बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। अभी हाल फिलहाल में ही यूपीएसआईडीसी ने एक रिकॉर्ड समय में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड अलॉट किया है, जिसमें कि वो ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पूरी कार्रवाई ही मेरे पत्र मैंने यहाँ से भेजा, तो उसके बाद 10 से 12 दिन में ही पूर्ण हो गई थी सारा अलॉटमेंट को लेके, और उनकी ज़मीन को चिन्हीकरण करके उनको ज़मीन हैंडओवर कर दी गई थी। तो शासन और सरकार बहुत ही सीरियस है इस चीज़ को लेके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर प्लेटफॉर्म पे बोला है कि जो इंडस्ट्रीज़ जो हमारे लगा रहे हैं लोग, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इनफैक्ट हम लोग आगे बढ़ के उनके जो समस्याएं हैं उनको देख रहे हैं, और ये सब जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताए हैं, प्रत्येक प्लेटफॉर्म में उनका अनुश्रवण हो रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सुविधाएं सरकार दे रही है उसको जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसका लाभ उठाएंगे और आगे आएंगे। कमिश्नर साहब, जो आपके मंडल के जो अन्य जनपद हैं, और जाहिर सी बात है कि प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, प्रयागराज शुरू से ही पूरे देश में चूँकि एक महत्वपूर्ण नगर के रूप में रहा है, तो उसे विकास में उसकी अच्छी हिस्सेदारी रही है, और काफ़ी तेज़ी से प्रयागराज आगे बढ़ा भी है। आसपास के जो जनपद हैं वो भी विकास की गति में पीछे न रह जाएं। प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, तो इन जनपदों में क्या विशेषताएं आप देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस देख रहे हैं, और उनको आप किस तरह से एक कुशल नेतृत्व, चूँकि बतौर मंडलायुक्त एक बड़ा दायित्व है, चारों जिलों को आपको तेज़ी से, जिस तरह से प्रयागराज को गति देनी है उसी तरह से मंडल के सभी जनपदों को गति देनी है, तो इन जनपदों को किस रूप में आप देखते हैं, वहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, और कैसे उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं कि वहाँ की जो जनता है उसे भी वो सुविधाएं मिले जो बड़े शहरों को मिल रही हैं? जी बिल्कुल। एक तो अगर हम बात करें कि विशेषताओं को लेके, कौशाम्बी हमारा एक बहुत पुराना शहर रहा है और उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और
जो सरकार की जो ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो हमारा एक चल रहा है, उसमें तीनों जनपदों में, जैसे प्रतापगढ़ की बात करें तो आंवला, उससे संबंधित जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से कैसे और सपोर्ट कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। और उसके अलावा जो दो मेन हमारे आस्पेक्ट हैं, एक हेल्थ का आस्पेक्ट है और दूसरा एजुकेशन का है, उस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं। अभी कोविड के दौरान हमने देखा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं उनको पूरा करने की बहुत आवश्यकता है। तो जिला लेवल पे या हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लेवल पे बेड्स के ऑगमेंटेशन की बात है, हम बेड्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है पूरा, उसको कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने की कार्रवाई चल रही है ताकि लोगों को और सहूलियत हो सके। पूरे मंडल में आज की डेट में करीब 24, अगर आज तक की अगर हम सूचना लें तो ऑक्सीजन प्लांट्स हमने सैंक्शन किए हैं, जो जिसमें से कुछ एक कमीशन हो चुके हैं और बाकी इस महीने के आखिरी तक कमीशन हो जाएंगे, उनके लक्ष्य हमने रखा है। और दूसरा एस्पेक्ट जो है हमारा वो एजुकेशन का है। देखा है पिछले 1.5 साल में काफ़ी नुकसान हुआ है बच्चों का स्कूल ना जाने की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन बेसिक शिक्षा विभाग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। आपने भी गौर किया होगा कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर काफ़ी स्कूलों का जो जीर्णोद्धार हुआ है, स्कूल बेहतर हुए हैं। कुछ जगहों पे प्राइवेट स्कूल्स से नाम काट कर लोगों ने सरकारी स्कूलों में नाम किया है, मतलब नाम लिखवाया अपने बच्चों का। तो ये कुछ एक ऐसे पहलू हैं जो कि बिहाइंड द स्टेज जिसको बोलते हैं, हम धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पे या समाज पे पड़ने वाला, ये मेरी उम्मीद है। बहुत आपने अच्छी जानकारी दी कि सभी दिशाओं में काम हो रहा है और वो जनपद जो हमारे जो बड़े महानगर के रूप में चर्चित नहीं है, लेकिन उनको भी पर्याप्त सम्मान, उन जनपदों को और उन्हें भी विकास में पर्याप्त भागीदारी देने का प्रयास हो रहा है। बतौर मंडलायुक्त एक विशेष दायित्व होता है कि एक बड़े क्षेत्र को प्रशासनिक नेतृत्व दिया जाए और सारे विभागों का आप अनुश्रवण भी करते हैं, बैठकें भी करते हैं, जिलाधिकारियों से भी आप बैठकें करते हैं। जन शिकायतें और जनता के प्रति लोक सेवकों का अच्छा व्यवहार, ये एक बड़ा विषय हमारे देश में रहा है। बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है, कई बार लोग बड़ी उम्मीदों से आते हैं अधिकारियों के पास और शासन भी गंभीर है इसको लेके। एक IGRS की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की व्यवस्था है और इसकी समीक्षा उच्च स्तर पर भी होती है। तो जन शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहे अधिकारियों की, जनता से अच्छा व्यवहार बना रहे और ये एक आभास हो सभी को कि जो हमारे संविधान ने एक परिकल्पना की है लोक सेवक की, कि लोक सेवक जनता के प्रति उत्तरदायी हों, अच्छा व्यवहार करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें। इस दिशा में क्या आपने निर्देश जारी किए हैं और आप स्वयं इस विषय को लेकर कितनी गंभीरता बरतते हैं? जी, 2-3 पहलू हैं इसके। एक तो यह है कि बहुत से विभागों में एक COG नंबर जारी किया गया है, तो उस पर अपेक्षा है कि जो अधिकारीगण हैं उसको उठाएं और किसी कारणवश यदि नहीं उस वक्त बात कर सकते हैं तो कॉल बैक करके पता कर लें कि ये क्या है। जनरली ये जो जिन पे फ़ोन आते हैं वो लोगों के रहते हैं जिनको छोटी छोटी समस्याएं हैं और संभवतः उनको जानकारी नहीं है कि उसका निराकरण कैसे किया जा सकता है। तो यह एक निर्देश स्पष्ट है कि अधिकारी जो नंबर्स हैं, जो नंबर उनको अलॉट हैं, उनको नंबर उठाएँ। दूसरा यह है कि जो हमारे समय दिया गया है लोगों से मिलने का सुबह, उसमें स्वयं बैठें और देखें कि उस दौरान आप उपलब्ध रहें ताकि जो जन शिकायतें हैं या लोगों से मिलने का समय है वो आप मिलें। तहसील दिवस या जिसको हम हर मंगलवार की जो बात करते हैं या थाना दिवस है, वह एक अलग माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोगों की जन शिकायतों का या जो उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण कर रहे हैं। IGRS का एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट है जिसमें समीक्षा की जाती है, जिसमें ना सिर्फ संख्या कि कितना निस्तारण किया गया, या जैसे मंडलायुक्त कार्यालय की हम बात करें तो मैं स्वयं प्रत्येक माह जो हमारे चारों जनपद हैं उनमें जो समस्याओं का निस्तारण किया जाता है उसमें से कुछ एक समस्याएं निकाल के मैं स्वयं देखता हूं कि उसका जो निस्तारण किया गया है उसकी क्वालिटी क्या है।
तो उसको अलग अलग वर्गीकृत करके मुझे जैसा लगता है कि जो डिस्पोज़ल हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको वापस उस अधिकारी को भेजा जाता है निर्देश के साथ कि इसका डिस्पोज़ल आप सही तरीके से करें। फीडबैक लिया जाता है जो शिकायत करता है, जिसको जो समस्या थी उससे, कि आपका जो निराकरण किया गया है या निस्तारित किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। तो इस प्रकार के तमाम एक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो जितनी समस्याएं हैं उसका गुणवत्तापूर्वक समाधान हो। तो आपने सुना संजय गोयल साहब को, और प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त हैं, और इन्होंने न सिर्फ एक आश्वासन दिया है बल्कि एक संकल्प भी दिखाया है कि न सिर्फ प्रयागराज, न सबका इलाहाबाद, बल्कि आसपास के जो चारों जनपद हैं, पूरे प्रयागराज मंडल को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं इस क्षेत्र में हैं उनका लाभ हर देशवासी को, इस क्षेत्र के निवासियों को मिल सके। साथ ही साथ रोज़गार के क्षेत्र में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए जो अवसर हैं वो उन्हें मिले। अभ्युदय योजना की भी आपने बात की। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मंच है अभ्युदय, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और उसके अलावा जन शिकायतों के प्रति अधिकारी संवेदनशील हों, जनता से अच्छा व्यवहार करें, लोगों से विनम्रता से बात करें, COG फ़ोन भी अटेंड करें, उपलब्ध रहें। ये सारी बातें आपने बताई। हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में प्रयागराज मंडल विकास की गति पर तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और यहाँ के जो भी लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने में प्रशासन का, सभी विभागों का पूरा सहयोग मिलेगा। और अगर कहीं पर कोई कमी है तो आप अपने अधिकारियों से मिलें, जिलाधिकारियों से मिलें, और वहाँ से भी यदि आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो मंडलायुक्त कार्यालय भी सरकार ने इसीलिए स्थापित किया है उत्तर प्रदेश में। तो आप वहाँ पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से, मंडलायुक्त से भी मिलकर अपनी समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।